हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है साइज ऑफ नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर। तो प्रीवियस वीडियो में इस बात का इंट्रोडक्शन किया था कि नेशनल इनकम या फिर जीडीपी में और वेलफेयर में, इकोनॉमिक्स वेलफेयर में क्या रिलेशनशिप होती है और क्या जीडीपी जो है, जीडीपी हो चाहे नेशनल इनकम हो, क्या वो हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर को शो कर पाता है अच्छे से या नहीं कर पाता। उस हमने ये देखा था कि उसका जनरल वेलफेयर से क्या रिलेशन है। आज की वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि साइज ऑफ नेशनल इनकम कैसे इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक्स वेलफेयर को। अब देखते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या है, एन इंक्रीज इन रियल एनपी एंड एनआई मींस इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। मैंने इसके ऊपर बात की थी कि कभी भी जो है ना नेशनल इनकम में हमारा क्या आता है, इसके मानते हैं जीडीपी को। और जीडीपी हम जानते हैं इस वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू, मतलब आपने एक साल के अंदर यानी कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस बनाई गई है उन सबकी फाइनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, है ना। सम होता है ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। यानी कि जीडीपी दिखाता है कि प्रोडक्शन किस लेवल पे हो रही है। क्योंकि जीडीपी को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप प्राइस को इंक्रीज कर दो और क्वांटिटी सेम रहे। जब क्वांटिटी सेम रहेगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तब भी हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। या फिर अगर आउटपुट का लेवल बढ़ा दिया जाए, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा दिया जाए, उससे भी जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। और वो एक अच्छा तरीका होता है चेक करने का कि क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि देखो जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल जनरेट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। और आउटपुट लेवल कब बढ़ेगा, जब इंप्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। यानी कि हम सब जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में कि भाई अगर आप लेबर्स को हायर नहीं करोगे तो आपके लिए आउटपुट जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आउटपुट जनरेट जब होगी जब लेबर्स काम करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रोवाइड की गई थी तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी कि इंप्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ। और ये एक बात को शो करता है, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन टाइम के साथ बढ़ती, प्रोडक्शन बोल रहा हूं, पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ती रहती है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी टाइम के साथ तो एक चीज और बढ़ेगी, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड। और डिमांड के बढ़ने का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आउटपुट का लेवल का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। और अगर आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि जीडीपी अगर कांस्टेंट रेट पे गई, तब भी इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर रही है। तो वही बात इस फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सॉरी, एन इंक्रीज इन रियल एनपी एंड एनआई। अगर इंक्रीज हुआ है एनपी और एनआई में, मींस इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर एनपी और एनआई इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज होगा टू कंट्री हायर विल टेंड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल्स का, वो बढ़ेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रखी जाती है। तो अ डबलिंग ऑफ मनी नेशनल इनकम विदाउट एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे समझाना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डबल कर दे हम नेशनल इनकम के अमाउंट को विदाउट एनी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिना गुड्स और सर्विसेज की अमाउंट को बढ़ाए हुए जो भी अवेलेबल टू पीपल विल नॉट एड एनीथिंग टू वेलफेयर ऑफ पीपल। इसका मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल क्या होगा, नहीं इंक्रीज होगा। यानी कि जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन उसके बढ़ने के और भी रीजंस हैं, लेकिन जो आउटपुट का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस बात का मतलब ये है कि वो वेलफेयर को शो नहीं कर रहा है, वेलफेयर नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, ना ही इकोनॉमी लेवल पर वेलफेयर जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि इस जीडीपी बढ़ने के दो रीजन है। अगर मान लो आउटपुट लेवल नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं देखा जाता है इकोनॉमी के अंदर। अब समझते हैं आगे दूसरा पॉइंट क्या है। Many times NP क्या होता है हमारा, नेशनल प्रोडक्ट एस्टिमेट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनपी एस्टिमेट लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। कई बार जो हमारा एनपी है वो एक्सक्लूड करके चलता है कुछ चीजों को, जिनमें कौन सी चीजें हैं, एक तो सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज रेंडर्ड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली टू वन अनदर, करंट सर्विस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यानी कि बहुत सी सर्विसेज हैं जो हमें एक तरह से हेल्प के तौर पर मिलती है, जैसे फैमिली से बहुत सर्विस मिलती है हाउसवाइफ्स की, तो हम उसको नेशनल उसमें नहीं लेते हैं। तो क्या हमें उससे वेलफेयर नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं हमें सहायता तो मिल ही रही है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अगर किसी की फैमिली में जो फीमेल है वो काम करने जाते हैं कई बार, तो कोई ना कोई तो घर में काम करेगा, चाहे वो कपड़े धोने का हो, कपड़े प्रेस करने का हो, चाहे खाना बनाने का हो, तो उसके लिए कहीं ना क्या करना पड़ेगा, हमें मेड हायर करनी पड़ेगी।
और जब हम मेड को हायर करेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम हाउसवाइफ्स को भी कम नहीं आंक सकते, हमें उनका भी एक स्टैंडर्ड मानना चाहिए किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा पैसा कहीं ना कहीं बच रहा है। अगर वही काम वो किसी और घर पे करते उन्हें पैसा मिलता। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि कुछ सर्विसेज रहता है वो हाउस वाइफ की हो, चाहे कई बार क्या होता है कि एक फैमिली में एक बंदा दूसरे की हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की फैमिली में कोई लॉयर है और किसी और उस फैमिली को दिक्कत आ गई, तो वो फ्री में उस जो भी चार्जेस हैं उसे हटा सकता है, या फिर एज अ लॉयर काम कर सकता है उनके लिए। तो वो भी क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, फैमिली के एक मेंबर दूसरे मेंबर की हेल्प कर देते हैं, तो जो कि एक तरह से वेलफेयर क्रिएट करता है, पर वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। यानी कि कुछ चीजें हैं जो नेशनल इनकम में वेलफेयर शो कर पाते हैं, कुछ चीजें हैं जो नेशनल इनकम से हटा रखे हैं, पर वो फिर भी आनी चाहिए एज पर द वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा हमारा क्या है, नेशनल प्रोडक्ट मेजर्स इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज which really do not add to welfare। नेशनल प्रोडक्ट में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो वेलफेयर को बिल्कुल नहीं शो कर पाते, यानी कि वो जीडीपी बढ़ा रहे हैं, खामखा जीडीपी बढ़ रही है पर वेलफेयर शो नहीं हो रहा है। यानी कि गुड्स भी, देखो मैंने क्या बोला, गुड्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है, वेलफेयर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि कुछ गुड्स जो है वो इंक्रीज किया है, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है जीडीपी के अंदर, पर वो कोई किसी भी तरह का एक तरह से वेलफेयर क्रिएट नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस साइटेड ऑन सच एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अपने डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा किया है, तो बात बोलो कि ये तो वेलफेयर के लिए तो खर्चा है, सेफ्टी तो हो ही रही है लोगों की, लेकिन उससे डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा किसको भी, क्योंकि भाई इससे अच्छा तो ये हो कि कंट्रीज आपस में समझौता कर ले और वॉर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो इतना पैसा खर्च होता है ना डिफेंस में, मशीन्स में, गन्स में, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, इसमें जितना खर्चा होगा वो बचेगा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि इसका डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है लोगों के वेलफेयर से। तो ये एक पॉइंट था हमारा एग्जांपल में। फोर्थ में क्या आता है, मेजर ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अभी क्या है, मेजर ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि कभी भी जब हम किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट आज भी रहे और फ्यूचर में भी हम उसे सस्टेन कर पाए, ताकि किसी तरह की लैक ना हो लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कंट्री कुछ मेजर्स उठाए कि हम अपनी इकोनॉमी को काफी रैपिडली ग्रो करेंगे, पर आपने कुछ टाइम पे तो सस्टेन कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फेल हो गए इसे सस्टेन करने में, तो वापस क्या हो जाएगा आपके पास, आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन झेलना पड़ सकता है। तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई है कि इकोनॉमिक वेलफेयर तो पर सस्टेनेबल हो, यानी कि जो लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहे। यू ना हो कि भाई आज तो आपने सस्टेन कर लिया, फ्यूचर में आप फेल हो गए सस्टेन करने में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, वी आर इंटरेस्ट इन एनएनपी। एनएनपी क्या होता है हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एन दिखाता है नेट और ग्रोथ को, जी हुआ तो ग्रोथ, एन हुआ तो एनएनपी, एंड नॉट इन जीएनपी, जो जीएनपी शो नहीं कर पाता है। हाउएवर, अब बात है क्यों ऐसा होता है कि एनएनपी जो है वो अच्छे शो कर पाता है, जीएनपी शो नहीं कर पाता। उसका एक मेन रीजन है, जीएनपी में एक चीज इंक्लूड होती है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल कंजप्शन, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब तक आप डेप्रिसिएशन को नहीं हटाओगे, जब कोई चीज यूज करते हो उस चीज की वैल्यू कम होती है, तो अगर आप उस चीज की वैल्यू कम करके नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, लॉस ही क्रिएट कर रहे हो। तो इसका मतलब जीएनपी कभी भी जो है वो इकोनॉमिकली वेलफेयर को शो नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे क्या निकालते हैं, एनएनपी निकालते हैं। However, the precise concept of capital consumption, इसको हम क्या बोलते हैं, concept of capital consumption, इसको हम क्या बोलते हैं, depreciation। और depreciation की बात मैं प्रीवियस वीडियोस में काफी और कर चुका हूं, तो और हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपके सारे कंसेप्ट सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। Is a complex one on which there is no complete agreement। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे कोई भी कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है, एंड इट्स मेजरमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है जीएनपी में इंक्लूड किया जाता है और उससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है, जिसके चक्कर में दिक्कत होती है ना। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें एनएनपी निकालना, जिसमें क्या इंक्लूड है, जिसमें डेप इंक्लूड नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। अगर हम किसी भी मशीन्स को प्रीवियस ईयर में यूज किया है हमने, तो कहीं ना कहीं तो जो रॉ मटेरियल यूज किया उसका खर्चा हमने इंक्लूड कर लिया एज अ इंटरमीडिएट गुड्स, पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजप्शन भी लिखनी चाहिए, क्योंकि आपने जो मशीन यूज करी है मशीन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मशीन की वैल्यू कम हो चुकी है नेक्स्ट ईयर, तो आपको वो वैल्यू भी माइनस करनी पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं ना जीडीपी के अंदर क्या आता है, फाइनल कंजप्शन माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के बाद आपको एक कंजप्शन और माइनस करना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन या फिर कैपिटल कंजप्शन। और इसलिए हमें क्या निकालना चाहिए यहाँ पे, एनएनपी, ना कि जीएनपी। फिर आता हमारा फिफ्थ पार्ट, अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल कंजप्शन। कैपिटल कंजप्शन छोड़ के देयर इज फार लेस एग्रीमेंट ऑन इट्स वेदर कंसिडरेबल पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर रियली इनपुट्स।
इस बात का मतलब है कि हमें जो है कंसिडरेबल पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर रियली इनपुट्स, हमें वो इनपुट्स लेने चाहिए इनटू प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और आउटपुट ऑफ सिस्टम। इसमें वही बात लिखी हुई है कि आपको जो भी डेप्रिसिएशन जो आपने ऊपर लिया ना कैपिटल कंजप्शन, वो आपको इंटरमीडिएट के अंदर लेना चाहिए। और एक चीज और होती है, कई बार इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में ना काफी दिक्कत आती है समझने में कि भैया क्या इंटरमीडिएट है क्या फाइनल है, मतलब लोग कंफ्यूज आते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी फर्म, कोई भी आदमी किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को यूज कर रहा है कोई नई चीज क्रिएट करने में, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन ही कहलाती है ना। और फाइनल कंजप्शन क्या है कि जब उसने लिया और डायरेक्टली वो उसे सेल करने वाला है, अब उसे उसी से पैसा कमाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, उसने प्लास्टिक बेचा किसी मार्कर बनाने वाली कंपनी को, तो उसके लिए प्लास्टिक क्या हो गया, फाइनल गुड्स। क्यों? उसने प्लास्टिक बनाया ही था बेचने के लिए, उसने डायरेक्टली प्लास्टिक बेचा तो उसके लिए प्लास्टिक क्या है, फाइनल गुड्स। लेकिन जिस मार्कर बनाने वाली कंपनी ने, फिर चेयर बनाने वाली कंपनी ने वो खरीदा है प्लास्टिक को ताकि उसे चेयर बना सके, मार्कर बना सके, तो उसके लिए प्लास्टिक क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को डायरेक्टली नहीं बेचने वाला, वो किसको बेचने वाला है, वो बेचेगा उससे बनाए हुए चेयर्स को, उससे बनाए हुए मार्कर्स को। इसलिए ये बात भी ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इंटरमीडिएट में और फाइनल में, और ऐसी दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ चीजों को फाइनल में लेते हैं, कुछ चीजों को इंटरमीडिएट में लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है वेलफेयर के अंदर। इसके बाद सिक्स से कुछ पार्ट है। सिक्स में ए पार्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंडिकेटेड बाय अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम सब जानते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कौन शो करता है कि किस लेवल पे गुड्स और सर्विसेज जनरेट की जा रही है एक इकोनॉमी के अंदर, अवेलेबल है पर हेड, कितना पर हेड। पर का मतलब है एक बंदे के पास कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हमें लग रहा है कि जीडीपी बहुत बिलियन डॉलर्स में है, लेकिन आप इसमें देखो ना, पॉपुलेशन को देखो, कंपेयर उसे भी करो, क्योंकि वो पर कैपिटा इनकम डिवाइड होगी, पॉपुलेशन में डिवाइड होगी, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रह जाएगी। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई 10 लाख डॉलर, ठीक है, 10 लाख डॉलर जो है वो है इकोनॉमी किसी दो कंट्री की, किसी दो कंट्री की इकोनॉमी 10 लाख डॉलर है, जीडीपी है 10 लाख डॉलर, पर एक कंट्री का पॉपुलेशन 10,000 है, एक कंट्री की पॉपुलेशन 5,000 है, तो कौन सी कंट्री अच्छी है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, जिसकी पॉपुलेशन 5,000 है। क्यों? क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है एज कंपेयर टू जिसकी पॉपुलेशन 10,000 है। क्यों? जीडीपी दोनों का सेम है, पर ग्रोइंग इकोनॉमी किसकी है, जिसकी पॉपुलेशन कम है और जीडीपी क्या है, ज्यादा है। तो आप सिर्फ जीडीपी को कंपेयर करके नहीं बोल सकते कि ये कंट्री अच्छी है क्योंकि इसकी जीडीपी अच्छी है, ये कंट्री खराब है इसकी जीडीपी खराब है। तो कई बार जीडीपी फेल भी होती है कंपैरिजन करने में, कंपैरिजन करते वक्त हमें और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बात देखते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंडिकेटेड बाय अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल पर हेड इन द इकोनॉमी फॉर कंजप्शन, जो कंजप्शन के लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली फॉर मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अ सिंपल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, और अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि नेशनल इनकम क्या है। इसके बाद बी पार्ट क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इंडिकेटिव ऑफ हायर ग्रोथ पोटेंशियल। अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है, इनकी लेबर की, यानी कि लेबर जो है कम लेबर मिलकर भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके पास हायर ग्रोथ पोटेंशियल है उस कंट्री के पास, उस इकोनॉमी के पास, एंड वेलफेयर इन द इकोनॉमी, और वो अपने इकोनॉमी में अच्छा खासा वेलफेयर क्रिएट करके देने वाले हैं फ्यूचर में। In this sense, national income per head of working population may tell us more about the growth की स्पेलिंग गलत लिखी हुई यहाँ पे, ग्रोथ ठीक कर लेना, ठीक है। तो more about the growth and welfare prospects, की वजह तो स्पेलिंग पर भी कमेंट कर देते हैं। तो भाई देखो, एक बात आपको बता दूं कि मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूं, तो कई बार क्या होता है कि जब मैं बुक से उतारता हूं कोई भी स्पेलिंग तो मिस्टेक हो जाती है। आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था एक बच्चे का कि बोला कि सर जब आपको नहीं पता तो गलत मत पढ़ाया करो। देखो, वो टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में हो चुके होते, तभी मैंने टॉपिक पढ़ा रखा होता है, मेरे साथ भी डिफाइन कर दिया कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी हो सकती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, भाई उतारा ही तो है मैंने भी इसे कहीं ना कहीं कंटेंट से। और जब हम पढ़ाते हैं तो हम उस चीज को पूरा रिसर्च करके हर एक चीज को देख के तब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, चाहे वो हर एक वर्ड का मतलब हो, चाहे वो हर एक लाइन का मतलब हो। तो बेफिजूल के कमेंट्स मत किया करो, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ सकता है जब आप इतनी मेहनत करो उसके बाद भी आपको वो चीज ना प्रोवाइड हो, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखें इस बात का, मशीन नहीं हूं मैं भी। अब यहां समझते हैं, तो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इंडिकेटिव of higher growth potential and welfare in the economy. In this sense, national income per head working population may tell us the more about the growth. तो जो हमारी यहाँ पे पर हेड वर्किंग पॉपुलेशन है ना, यानी कितने लोग वर्किंग है, वो ग्रोथ को दिखाता है, एंड वेलफेयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ
एन इकोनॉमी देन द सिंपल पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पे एक चीज और काम आती है जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था कि कंट्री की सिर्फ जीडीपी देख के काम नहीं चलता, पर कैपिटा इनकम कितनी है वो भी काम आता है कि पॉपुलेशन में एवरेज इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और कई बार तो ये भी फेल हो जाता है। ये फेल क्यों होता है, मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अमीरों की वजह से, अब हमारी कंट्री में भी, इंडिया में भी बहुत से लोग अमीर है, अब उन अमीरों की वजह से क्या होता है, जो रिच पीपल्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो जीडीपी है वो बढ़ के दिखाई देती है। अब जीडीपी बढ़कर दिखाई देगी, आपको पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करके दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लो पीपल्स भी हैं, ऐसे पुअर पीपल्स भी हैं जिनकी इनकम उस लेवल पे भी अचीव नहीं हो रखी है या फिर नहीं है। तो इस चीज का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट, एनपी एस्टिमेट एज मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। एनपी को हम एस्टिमेट करते हैं मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। इस पर्टिकुलर डेफिशिएंट, ठीक है, डेफिशिएंट है एज मच एज इट डज नॉट इनटू अकाउंट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। चूंकि ये एक चीज को नहीं समझता, वो क्या है, ह्यूमन कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन कॉस्ट क्या है। यहां पे कंसेप्ट आता है वर्किंग आवर्स का और लीजर का, जो मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस कंसेप्ट्स में, प्रीवियस सीरीज के अंदर, तो भी देखते हैं। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट मेड पॉसिबल बाय इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एफर्ट, अगर आपको एफर्ट जो है, जो रिक्वायर्ड है, उसे कम करना है टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, कि अगर आपको एक आउटपुट का लेवल अचीव करना है और आपको जो यहाँ पे करना है, रिडक्ट करना है एफर्ट रिक्वायर्ड को, तो करना क्या होगा, मेड पॉसिबल बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, तो आपको लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और मैं पे भी ये भी कह सकता हूँ कि आपको और ज्यादा लेबर्स अफोर्ड करने पड़ेंगे। जैसे हमने देखा होगा इंडिया में एक चीज की दिक्कत ये भी है, इंडिया में लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना हर एक पर्सन से ओवर काम करवाया जा रहा है, उसकी हिम्मत से फालतू जरूरत से ज्यादा काम करवाया जा रहा है, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। उसका एक मेन रीजन क्या है कि वर्कर्स कम से कम हायर करने पड़े किसी भी कंपनी को, क्योंकि वर्कर्स को बहुत सी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स को, इसलिए वो कम से कम वर्कर हायर करती है। और जो भी वर्कर्स हायर करते हैं वो उन्हें बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर देते हैं। एग्जॉस्ट यानी कि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, अब उनमें काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची होती। इसे एक बोलते हैं हम लोग बर्न आउट हो जाना, है ना, कि इतना काम कर चुके हैं, थक चुके हैं, बिल्कुल काम करने का मूड नहीं होता उन लोगों का। तो ये हालत हो चुकी होती है। तो उसने यही बोला है कि अगर आपको रिक्वायर्ड एफर्ट को आपको रिड्यूस करना है तो आपको लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं आपको लेबर इंक्रीज करनी पड़ सकती है। अफोर्ड अ लार्जर अमाउंट ऑफ लीजर, अफोर्ड अ लार्जर अमाउंट ऑफ लीजर। और इसमें इससे क्या मिलेगा, लार्जर अमाउंट ऑफ लीजर यानी छुट्टी ज्यादा मिलेगी, टाइम फालतू मिलेगा एंजॉय करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, टू द पीपल। A given quantity of goods produced with a little effort, a given quantity of goods produced with a little efforts contributes more the individual welfare। तो अगर कभी भी अगर एक लिटिल एफर्ट से कोई भी चीज, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस बनाई जा रही है, तो वह करती है इंडिविजुअल के वेलफेयर को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम होता है आराम वगैरह करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। क्यों? क्योंकि उसे कम से कम एफर्ट में काम कंप्लीट हो रहा है। एंड देन सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर मान लो सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है विद इन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट, ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर को लैक भी करती है, वेलफेयर में दिक्कत भी देती है। अब एक कंसेप्ट होता है लीजर का और वर्किंग आवर्स का। वर्किंग आवर कौन काम ज्यादा करेगा? ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि भाई जो रिच पीपल्स होते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, वो अपना टाइम कम स्पेंड करते हैं अपने काम के साथ, कर सकते हैं कम, जरूरी नहीं कि करते हो, कर सकते हैं। इसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, इतनी वेल्थ है, इतना इंटरेस्ट वगैरह आता है, इतनी जगह से पैसा आता है, इतने सोर्स ऑफ पैसिव इनकम्स हैं जिनके जरिए वो अपने फैमिली को, ठीक है, अपनी सारी फैसिलिटीज को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनको जरूरत नहीं पड़ती इतना काम करने की। लेकिन जो पुअर पीपल्स हैं उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उतना काम करके भी सिर्फ उतनी ही इनकम निकाल पाते हैं कि वो खुद को और अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा पाए। तो ये एक दिक्कत होती है लीजर में, यानी कि अगर पैसा फालतू मिल रहा है, यानी कि लीजर को बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं, यानी कि लीजर और वर्किंग आवर्स को बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं। उसमें से एक चीज ये भी थी जो आपके वेलफेयर सिस्टम में लिखा हुआ था। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी अदर टॉपिक्स के बारे में। तो फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, खामखा के कमेंट ना करें। ठीक है, कोई गलती हो गई हो तो भाई हाँ उसे बता दो सकते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि मैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, ऐसा हुआ है कई बार, बच्चों ने बताया है मुझे, है ना, कि भैया आपने यहाँ पे गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। उससे क्या होगा, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो कमेंट पढ़ने वाले हैं। कई बार होता है भाई मेरे से भी गलती हो गई, आपने बता दिया, मैंने वहां पे कमेंट में पढ़ा, उसे ठीक कर दी उस गलती को।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।